जय हिंद मेरे प्यारा दोस्तों, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का अपने VSR अड्डा पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज हम अग्निवीर का सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। इसके पहले 4 सेट ऑलरेडी करा दिया गया है। तो जो बच्चे अभी पहली बार देख रहे हैं उन सभी का हमारे VSR अड्डा पे स्वागत है, और जो रेगुलर देखते हैं आप सभी का स्वागत है। तो आज का अग्निवीर का सीरीज में लेकर आया हूँ, ये पार्ट नंबर 5 है। इसमें 15 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये बहुत बेहतरीन, जहां पे मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट देना है वहां पे मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, और जहां पे मुझे लगेगा कि नहीं ये वन लाइनर है, इसको ऐसे ही निकाल दो ऊपर से, तो उसको हम ऊपर से निकाल देंगे। ठीक है, जहां पे मुझे लग जाएगा कि नहीं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत जरूरी है, मैं पक्का कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम पहला सवाल लेते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह तापमान कितना होगा। बहुत बेहतरीन सवाल। ये पूछ रहा है कि अगर कोई रोगी है, मान के चलो कि कोई बंदा है, उसका क्या है सर, उसका जो बॉडी टेम्परेचर अभी कितना है, तो सर उसका बॉडी टेम्परेचर अभी मान के चलो कि उसका बॉडी टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 40 डिग्री को अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने पर करेंगे तो यह तापमान कितना होगा फ़ारेनहाइट पे। तो कुछ नहीं, ये आपसे क्या पूछ रहा है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, किसमें, फ़ारेनहाइट में बदलने। तो जब आप पढ़े भी होंगे, अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। तो देखो इसके लिए क्या है, फार्मूला है कि जब भी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सेल्सियन अपॉन 100 बराबर F-32 अपॉन में 18। ये है आपका फॉर्मूला। ये क्या है सर, ये आपका फॉर्मूला है। आप चाहो तो इसको कॉपी पे आप अपना लिख लेना। अब हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो देखो अब अगर हम यहाँ पे रखें, ठीक है, तो सेल्सियस कितना दे रखा है 40 अपॉन में 100, इधर F माइनस का 32 अपॉन में 18। अब देखो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 पंचा का 10, 2 दूना का 4, इधर अगर करेंगे सॉल्व तो 18 दूना का 36, इधर कितना हो जाएगा 5F माइनस 5 दूना का 10, 5 तिया 15, 1 16। अब इसको इधर लेके आओगे, ठीक है, इसको इधर लेके आओगे, जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, आगे आप सॉल्व करना, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स में आएगा, लेकिन उसका जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो ये आपका 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। किसमें, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है। सूर्य के चारों ओर ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है, तो सर इसका नाम ऑर्बिट दिया गया है। अब ये आया कहां से, तो सुन लो, केपलर लॉ आप पढ़े होंगे, आप जितना मैं आशा करता हूं कि आप पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। केपलर्स लॉ ये क्या कहता है सर, तो देखिए केपलर लॉ क्या कहता है कि जो भी प्लेनेट है, प्लेनेट का जो मोशन है, पहले मैं थोड़ा इंग्लिश में बता देता हूं कि प्लेनेटरी मोशन स्टेट दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो प्लैनेट है, मान के सन क्या है सर, सन एक स्टैटिक है, रुका हुआ है, और ये क्या है, ये ऑर्बिट है, और इसी के चारों तरफ क्या है सर, सारे घूमते रहते हैं, इसी के चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं, इसी को तो ऑर्बिट बोलते हैं। अरे आप जिस रास्ते पे चलते हो उसको क्या बोला जाता है, रोड बोला जाता है, और जिस रास्ते पे प्लैनेट घूमता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। और केपलर लॉ क्या बोलता है, केपलर लॉ यही बोलता है कि जितने भी ग्रह हैं वो एक तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करती है सर, रिवॉल्व करती है। बस चलो अगला सवाल है कि आंख का पारदर्शी अग्रभाग है। कहने का मतलब हुआ कि आंख का जो पारदर्शी भाग वो कौन सा है सर, तो वो है आपका कोई और नहीं बल्कि वो है आपका कॉर्निया। कौन सा है सर, ये कॉर्निया। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है। इस पर जोर देना, गैर बोल रहा है। बच्चा लोग क्या करता है एग्जाम में, देखा नहीं सवाल के मार दिया टिक। क्यों, देख लो, जैसे ज्वार हो गया, ये टाइडल एनर्जी हो गया, कोल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये देखो आपका जियो एनर्जी हो गया, भूतापीय। चलो मैं लिख देता हूं, देखो जियो एनर्जी, जियो एनर्जी, ये आपका टाइड हो गया, ये आपका कोल हो गया। मैं एनर्जी के तौर पे लिख देता हूं तो क्या ज्यादा समझोगे। कोल एनर्जी हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये बोल रहा है सोलर एनर्जी। अब देखो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय है। मतलब कि ये गैर मतलब कि नहीं है, इनमें से कौन नहीं, गैर बोले तो नहीं। ठीक है, तो ये नवीकरणीय संसाधन क्या है, पहले आप ये समझो, नवीकरणीय संसाधन क्या है।
फिर हम गैर पे आएंगे। तो देखो, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापन होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, बायोमास हो गया, ये सब सारे किसके एग्जाम्पल है सर? तो सब सारे नवीकरणीय। इसको हम एक तरह से इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा होता है नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नवीकरणीय, नवी मतलब नवीन, नवीन मतलब नवी मतलब क्या? तो नया। तो ये सब जितना आप देख रहे हो ये सब अब हम जाके पता लगा रहे हैं। एक तो जो आपका कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो तो पहले से ऑलरेडी है ही, जैसे आपको ठीक है। जो पूछ रहा है कि जो नहीं है, तो जितना आप देख रहे हो जवार हो गया, सौर हो गया, भूतापी, ये तीनों के तीनों का है, ये तीनों के तीनों नवीकरणीय है। लेकिन ये जो कोयला है सर, ये आपका गैर नवीकरणीय है, मतलब कि ये नया नहीं है, ये आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये बहुत पुराना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तो राइट आंसर आपका कोल हो जाएगा, यानी कि कोयला हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं सर। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल दिया था सर, तो आप पढ़े भी होंगे, E बराबर mc²। ठीक है, राइट आंसर है। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना चाहता हूं कि आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत का कहना है कि समय का धीमा होना, ध्यान से सुनना, समय का धीमा होना या तेज होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज के सापेक्ष कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, प्रकाश की गति से बढ़ते हुए टाइम ट्रेवल स्पेसशिप के अंदर एक व्यक्ति की आयु बढ़ने की गति घर पर अपने जुड़वा की तुलना में बढ़ती हुई धीमी होगी। ठीक है, ये किस में बताया गया है सर? तो ये आपका सापेक्षता के सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा बताया गया था। चलिए अगला देखते हैं। फ्यूज तार किसका बना होता है सर? जो फ्यूज तार होता है सर, वो आपका लीड और टीन का बना होता है। इसमें मैं बता दूं कि जो लेड होता है, जो आप देख रहे हो लेड होता है, लेड, और लेड आपका कितना होता है सर? तो लेड आपका 60% होता है। कितना परसेंट होता है सर? 60% होता है। और जो टीन होता है ये आपका कितना होता है सर? ये 40% होता है। इन दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं सर? इन दोनों को मिला के हम फ्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? फ्यूज बनाते हैं। अगला देख लीजिए, नॉन कॉन्टेक्ट बल क्या है? इंग्लिश में आप पढ़े भी होंगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब देखो, ये चीख चीख के बोल रहा है कि नॉन कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट, मतलब कि कॉन्टेक्ट है ही नहीं, नो कॉन्टेक्ट। इसको आप ऐसे जानो, कॉन्टेक्ट है ही नहीं भैया। मतलब अब समझो कि क्या होता है। पहले तो समझो कॉन्टेक्ट बल क्या होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स पहले क्या होता है। पहले आप ये देखो, पहले देखो कॉन्टेक्ट फोर्स होता क्या है। तो देखो, जब अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में, जब कोई अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टेक्ट में, मतलब कि सटा हुआ है, चिपका हुआ है, अगर उन दोनों के बीच में अगर जो फोर्स लगता है उसको कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। और वैसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट जो आपस में सटा हुआ नहीं है, चिपका हुआ नहीं है, दूर है, फिर भी उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे एग्जांपल पे उठा लो, जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया, आप कुछ भी ऊपर फेंकते हो तो देखो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, लेकिन दोनों फिर भी वहां पे बल लग रहा है। तो अगला देख लो, चुंबकीय बल हो गया। यहाँ पे एक लीड, एक आयरन का रख दो, पिन रख दो, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक मैग्नेट रख दो, देखना ऑटोमेटिक आयरन वाला है, इधर खींच के चलाएगा। या दो मैग्नेट रख दो और दोनों का अपोजिट पोल में इधर नॉर्थ इधर साउथ कर दो, इधर साउथ इधर नॉर्थ कर दो, दो मैग्नेट रख दो, देखना आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा। फिर आप विद्युत बल है, विद्युत बल देखते हो, जब आप किसी देखते हो, पढ़े भी होगे, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होगे कि जैसे अगर मान के चलो कि कोई नीडल है, ठीक है, एक नीडल है, कंपास है, नीडल है, कंपास है, नीडल है, तो जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी इसके बगल से क्रॉस करते हैं तो इसका नीडल क्या होता है सर? हिलने लगता है। क्या होता है सर? हिलने लगता है। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भाई चुंबकीय विद्युत की वजह से यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब सारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सर? ये आपका उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? उपर्युक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं सर। सबसे कठोर पदार्थ है, तो आपको पता है सर कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है सर? तो हीरा है।
इसका कितना है, तो सर इसका 1000 मेल्टिंग पॉइंट है, 1000 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, समझ रहे हो, 1000 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है। चलो मैं बता देता हूँ, फिर बोलोगे सर आप बताए नहीं, ठीक है। टंगस्टन का बता देता हूँ, इसका 310 है, इसका कितना है सर, 310 है। प्लेटिनम का कितना है सर, तो प्लेटिनम का 40 है, यानी कि 40 डिग्री पे पिघल जाएगा, टंगस्टन 310 डिग्री पे पिघल जाएगा, लेकिन 1000 डिग्री पे जाके हीरा आपका पिघल सकता है, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है हीरा का सबसे ज्यादा, तभी तो सर सबसे ज्यादा कठोर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शुष्क सेल में कैथोड का बना होता है, शुष्क सेल में कैथोड का बना होता है, क्या बना होता है सर कैथोड का, शुष्क सेल में जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो सर ये आपका कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है सर, कार्बन का बना होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दूं शुष्क सेल के बारे में, आपको बता देता हूं थोड़ा सा। चलो, शुष्क सेल एक प्रकार की विद्युत बैटरी होती है जो आमतौर पर घरों और विद्युत उपकरणों में उपयोग की जाती है, ठीक है। कैथोड एक केंद्रीय कार्बन छड़ होता है जो कार्बन मैंगनीज डाइऑक्साइड मिश्रण से घिरा होता है, और एक जिंक पात्र से बना शुष्क सेल होता है जो एनोड के रूप में भी कार्य करता है। जैसे ये देखो, मैं थोड़ा सा फिगर बना दूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखो ऐसे बना हुआ रहता है, ये जो देख रहे हो ऐसे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यही आपका कार्बन इलेक्ट्रोड है सर, जिसको कैथोड बोलते हैं। ये जो देख रहे हो ये आपका क्या है सर, यही आपका कार्बन इलेक्ट्रोड है। ये जो आप देख रहे हो ये आपका कार्बन इलेक्ट्रोड है, इसी को क्या बोलते हैं सर, इसी को कैथोड बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं सर, कैथोड बोलते हैं। चलिए अगला है, एक मील में कितना मीटर होते हैं, एक मील में कितने मीटर होते हैं सर, तो ये आपका 1609 मीटर होते हैं। अगला सवाल है, कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है, कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है सर ऊष्मा का, तो वो है सर आपका काला। क्या है सर, काला। पढ़े भी होंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़े होंगे ना, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है सर, कि इसमें क्या होता है कि जो ब्लैक कपड़ा जो होता है आपका, क्लोथ जो होता है या ब्लैक चीजें क्या करती है कि ये सन रेस को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है सर, ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब। क्या करती है सर, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब बोले तो एब्जॉर्ब का हिंदी होती है अवशोषित करना। क्या करती है सर, अवशोष करती है, मतलब उसको एब्जॉर्ब करती है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा भी यही रिफ्लेक्ट करता है सर, काला वाला, ठीक है। तो काला वाला क्या है सर आपका सबसे ज्यादा अवशोषक है। चलिए अगला है सर, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, पूछ रहा, ध्यान देना। राशि दो तरह का होता है, एक अदिश होता है, एक क्या होता है सर, सदिश होता है, ठीक है। कौन सी अदिश है पहले मैं बता दूं, राइट आंसर आपका कार्य है जो अदिश है। कैसे है जो सुन लो। देखो अदिश एक होता है सर अदिश राशि, एक क्या होता है सर, एक आपका होता है अदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा होता है सर सदिश राशि, दूसरा क्या होता है, सदिश राशि, उसको बोलते हैं सर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब सुनो, अदिश राशि क्या होता है, तो वैसा राशि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, जिसमें केवल क्या हो सर, सिर्फ मात्रा हो, वो अदिश राशि कहलाता है। और वैसा चीज जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, इसमें क्या हो सर, इसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी है, मतलब कि जिसमें दिशा के साथ साथ मात्रा भी है, वो आपका सदिश कहलाता है। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ओनली, क्या सर, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, तो वो क्या कहलाता है सर, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, वो अदिश राशि कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन, ये भी क्या है सर, ये सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र ये भी सदिश राशि है। और विस्थापन, ये जो विस्थापन जो देख रहे हैं जिसको कि डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है सर, सदिश राशि है। सिर्फ एक वर्क है जिसको कार्य बोलते हैं, ये क्या है सर, अदिश राशि है, और इसमें कहीं कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला है सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है आपके बीच, कि निम्न में से कौन से अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों तरह काम करता है,
मतलब कि अपचायक भी और ऑक्सीकारक भी, तो कोई और नहीं बल्कि H2O2 है। कौन सा है सर? H2O2 ऐसा है जो कि दोनों की तरह काम करता है। चलिए, वायुयान के टायरों में गैस भरी जाती है। जो आप देखते होंगे, जो जितना भी एयरक्राफ्ट उड़ता है, फ्लाइंग करता है, उसमें जो गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है सर? तो उसमें नाइट्रोजन गैस। किसमें? जो वायुयान के टायर, मतलब जो एरोप्लेन के टायर में, एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन के टायर में, किसमें सर? एरोप्लेन के टायर में कौन सी हवा भरी जाती है? तो इसमें सर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है सर? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, इसमें कौन सी भरी जाती है सर? तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, चलिए, और ये आज का आपका आखिरी सवाल है कि अक्रिय गैस की संयोजकता क्या है? ठीक है, अक्रिय गैस पूछ रहा है। देखो ये क्या पूछ रहा है, ये अक्रिय बोले तो नोबल, जिसको कि नोबल गैस बोलते हैं, जिसको नोबल बोल लो या इसको इनर्ट बोल लो, ठीक है, या इसको क्या बोलो सर? इसको अक्रिय बोल लो। ठीक है, अक्रिय बोल लो। ठीक है, अक्रिय बोल लो। ठीक, इसकी क्या पूछ रहा है? तो इसका पूछ रहा है कि इसकी वैलेंसी क्या सर? इसकी वैलेंसी बोले तो संयोजकता, वैलेंसी बोले तो संयोजकता। तो नोबल गैस और इनर्ट गैस की वैलेंसी कितनी होती है? तो सर आपको भी पता है कि नोबल गैस, चलो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, है ना, अगर कर 0 रन, ये सब सारा किसका सर? हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सबका क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है सर? 0 होता है। ठीक है, ये क्या होता है सर? नोबल गैस होता है ना, तो किसी के साथ रिएक्शन करता है, कुछ नहीं होता है, ये मस्त रहता है, इसको कोई टेंशन नहीं है, विनाश के तौर पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज आप उन सभी विद्यार्थियों के पास, उन सभी बच्चों के पास पहुंचाइए जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर अच्छी शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, तो उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे VSR अड्डा की तरफ से दिया जा रहा है। प्लीज आप उनके तक पहुंचाए, और ये करने में आप हमें बहुत अत्यधिक मदद करेंगे। ठीक है, और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही फायदा कर रहा होगा और आगे भी करेगा। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।